गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने जो बात की थी उसके आगे के टॉपिक को आज हम यहाँ कवर करेंगे। कल हमने बात किया था व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ होलिस्टिक हेल्थ कॉन्सेप्ट एंड व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम। और उसके बाद हमने बात किया था कि हम एक यूनिक सिस्टम लेकर आ रहे हैं जो B3 कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट का जो समय है उस समय में पहले हमें यह समझना है कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं और ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनका हमारी डे टू डे लाइफ पर और हमारी हेल्थ पर क्या फर्क पड़ रहा है। कल मैंने जो लास्ट बात किया था वो किया था कि इमोशनल इश्यूज, लोग इमोशनल हेल्थ को समझ नहीं रहे हैं और इमोशनल डिस्टरबेंस को पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ समझते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस का एक सब्जेक्ट साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो बताता है कि इमोशंस, डिस्टर्ब इमोशंस आपके बॉडी को डिजीज कर सकते हैं। कैसे? ये रिसर्च में प्रूफ हो चुका है। यानी साइकोसोमेटिक डिजीज का जो एक पैथोफिजियोलॉजी था वो अब समझ में आ चुका है। Psychoneuroimmunology says that your psychology is directly related with your physiology। यानी जो आपके माइंड में चलेगा उसका डायरेक्ट असर आपकी फिजियोलॉजी पर होगा। दूसरी बात साइकी मीन्स थॉट्स एंड इमोशंस, और फिजियोलॉजी में जो तीन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपस में इंटरलिंक हैं। इट मीन्स कि जब हम साइकी में, माइंड में कुछ सोचते हैं तो एक न्यूरोपेप्टाइड ब्रेन के अंदर स्क्रीट होता है हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम के कनेक्शन से। और ये जो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस के द्वारा जो न्यूरोपेप्टाइड स्क्रीट होता है ये ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को अफेक्ट करता है। ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन में जाकर बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को अफेक्ट करता है। इनको उधर मिटा दीजिए। तो ये जो न्यूरोपेप्टाइड है ये इंटरेक्ट करता है हार्मोन्स के साथ। एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल मैसेंजर्स हैं हार्मोन। नर्वस सिस्टम में जो केमिकल मैसेंजर्स हैं वो है न्यूरोट्रांसमीटर, और इम्यून सिस्टम के अंदर जो केमिकल मैसेंजर्स हैं दे आर साइटोकाइंस। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर हमें बॉडी की फिजियोलॉजी को समझना है। न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स एंड साइटोकाइंस, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं और जो सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। कई बार इम्यून डिसफंक्शनिंग में आपके साइटोकाइंस के टेस्ट किए जाते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसा कि अभी कोरोना के टाइम पे भी साइटोकाइंस का स्पेशल टेस्ट होता था, पता चलता था कि साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग तो नहीं आ गया है, इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्ट तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो फिजियोलॉजी है, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन, ये डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं हमारे इमोशन के साथ। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी के अंदर में एक चीज और क्लियर हुई कि अगर आप माइंड के लेवल पर बहुत लंबे समय मतलब 3 से 6 महीने से किसी वजह से अगर आप डिप्रेशन में हैं या फियर में हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी फियर में चला जाएगा। मतलब पहले हमें माइंड और इम्यून सिस्टम के रिलेशन को समझना है। अगर किसी वजह से आपका माइंड लंबे समय से फियर में है तब आपका इम्यून सिस्टम भी डिप्रेशन में या फियर में चला जाएगा। और ये आपको मालूम है कि इम्यून सिस्टम का डिप्रेशन, इम्यून सिस्टम का सप्रेशन मतलब इन्फेक्शंस। जब भी आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, तो आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस घेर लेते हैं। और इसका लाइव एग्जांपल हमें कोरोना में देखने को मिला कि कोरोना के फियर की वजह से जब लोगों का इम्यूनिटी डाउन हुआ तो उनकी डेथ हो गई। यानी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, फियर आया कि मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, उस फियर की वजह से इम्यून सिस्टम और डाउन हुआ और उसकी वजह से इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाए और पर्सन के अंदर उसकी जो सीवियरिटी थी वो और बढ़ गई।
दूसरा, ऐसे लोगों में देखने को मिला जो लोग बिल्कुल हेल्दी थे, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो इतना फियर में आ गए, फियर में आने की वजह से उनका सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया और उनकी डेथ कोरोना की वजह से ना होके दूसरे किसी सिस्टम की डिसफंक्शनिंग से हो गई, हाइपर एक्टिव सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से। तो साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी बताता है कि जैसे इम्यूनिटी दूसरे कारण से कम हो जाती है, उसी प्रकार से फियर और लो डिप्रेशन मूड की वजह से भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो जब भी आपको देखना, जब आप कई बार डिप्रेशन की मोड में रहते हो या मूड डिस्टर्ब रहता है, तो आपको सर्दी खांसी या हल्का फुल्का सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, अपने नॉर्मल लेवल से थोड़ा नीचे है। तो जितनी भी इन्फेक्शंस डिजीज हैं उसके अंदर इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, और इम्यून डिप्रेशन जो मूड डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा जो डिजीजेज हैं जो साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी एक्सप्लेन करता है वो है ऑटो इम्यून डिजीज। अगर माइंड के लेवल पर कुछ कंफ्यूजन चल रही है, माइंड लगातार कुछ लंबे समय से कंफ्यूजन में है, तो ये जो कंफ्यूजन है माइंड की, इसका भनक, इसका वाइब्रेशन, इसका इंफॉर्मेशन इम्यून सिस्टम को भी लग जाता है और इम्यून सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है। और इम्यून सिस्टम का कंफ्यूजन मतलब ऑटो इम्यून डिजीज। कैसे? जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर अपनी एक इंटेलिजेंस है, उसको ये पता है कि बॉडी का अपना ऑर्गन कौन सा है और बॉडी का बाहर का ऑर्गन्स क्या है, फॉरेन बॉडी क्या है। तो वो अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है, और जब भी कोई चीज बाहर से आएगी, कोई ऐसी चीज जो बॉडी की अपनी पार्ट नहीं है, जो बॉडी का अपना हिस्सा नहीं है, वो जब भी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम उसके प्रति रिएक्शंस बनाकर एंटीबॉडीज बनाएगा। तो ऐसे में जब इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है तो वो ये नहीं समझ पाता ये मेरे बॉडी का अपना पार्ट है और ये फॉरेन बॉडी है। अब ऐसे में ही ऑटो इम्यून रिएक्शन होती है। जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज हैं जैसे पेनक्रिएटाइटिस, थायराइडाइटिस, अर्थराइटिस या और कई प्रकार के डिजीज, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये इस प्रकार की जो डिजीज हैं, इसमें कहीं ना कहीं रिट्रोग्रेड एनालिसिस में ये देखने को मिला कि वो जो पर्सन था जिसको डिजीज हुई, वो लंबे समय तक किसी न किसी कारण से ड्यूअलिटी में जी रहा था या कंफ्यूजन में जी रहा था। कंफ्यूजन मतलब आज की डेट में लाइफ में ऑप्शन और ओपिनियन दोनों ही एक्सेस में हैं, और इसकी वजह से क्लैरिटी की बजाय कंफ्यूजन ज़्यादा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जॉब चाहिए, आपने अप्लाई किया, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि मैं किस में ज्वाइन करूं, किस में नहीं करूं, कंफ्यूजन। आप बाजार में जा रहे हैं, एक कपड़ा आपको परचेस करना है, वहां पर भी आपको परचेस करने में ऑप्शंस और ओपिनियंस दोनों ही ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आपको फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो जितना भी मेटेरियलिस्टिक स्टफ है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में होते जा रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शंस एक्सेस में है और कंफ्यूजन लाइफ में ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि आजकल रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं रहे हैं, अनकंडीशनल लव वो बचा ही नहीं है। ऐसे में लोगों के बीच में ट्रस्ट कम होते जा रहा है, फेथ कम होते जा रहा है, और कहीं ना कहीं जब आपके साथ कुछ चीटिंग होती है तब आप उस व्यक्ति के प्रति जिसने आपके साथ चीटिंग किया, उससे पहले आपको लगता था कि ये मेरा अपना है, और जब उसने आपके साथ चीटिंग किया, फेथ डिस्टर्ब किया, कुछ ऐसा कर दिया जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अब आप उसे दो बार सोचते हैं कि मेरा अपना है या ये मेरा दुश्मन है, इसको मैं अपना कहूँ या पराया कहूँ। और ये जो फीलिंग आपके माइंड में कांस्टेंट चलती है, इसके पूरे वाइब्रेशंस इम्यून सिस्टम कैप्चर कर लेता है। यानी हमारा इम्यून सिस्टम इंफॉर्मेशन को भी सुनता है। ये जो माइंड में इंफॉर्मेशन आई, इस इंफॉर्मेशन को न्यूरोपेप्टाइड्स के थ्रू, साइटोकाइंस के थ्रू इम्यून सिस्टम ने कैप्चर कर लिया, और इम्यून भी कंफ्यूज्ड हो गया, ड्युअलिटी में आ गया कि ये मेरे बॉडी की जो पेनक्रियाज है ये मेरी खुद की है या बाहर की है, ये मेरे जो घुटने हैं, नी ज्वाइंट्स है, ये खुद का है या बाहर का है, कंफ्यूज हो गया वो। और ऐसे में वो ऑटो एंटीबॉडीज बना रहा है। ऑटो एंटीबॉडीज जो हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं, ये सब क्या है? ऑटो एंटीबॉडीज हैं। और फिर मेडिकल साइंस में हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देकर या स्टेरॉइड्स का यूज करके
इन ऑटो एंटीबॉडीज को बंद करते हैं। जब तक आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेते रहेंगे ऑटो एंटीबॉडीज डाउन रहेंगे, या जब तक आप स्टेरॉइड्स पे रहेंगे। लेकिन जैसे ही स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बंद होते हैं फिर रिलैप्स होता है ऑटो इम्यून डिजीज का। तो ये फैक्टर हमें समझना होगा कि क्या ऑटो इम्यून सिस्टम के डिसफंक्शनिंग के लिए ना तो कोई बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है ना इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो कहीं ना कहीं क्या कोई इंफॉर्मेशन गलत पास हो रही है, क्या माइंड में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो उसके इम्यून सिस्टम की डिसफंक्शनिंग कर रही है। यह है साइकोसोमेटिक डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीजेस। इसके ऊपर अभी आगे और रिसर्च होना बाकी है। जैसे जैसे स्टडीज आते जा रही हैं साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी के अंदर बहुत सारी डिजीज कवर होते जा रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में मोर देन 80% डिजीज साइकोसोमेटिक हो जाए, जिसको आज हम 40% 50% साइकोसोमेटिक कह रहे हैं, 30% लाइफस्टाइल रिलेटेड कह रहे हैं। आने वाले समय में साइकोसोमेटिक डिजीज का कंपोनेंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा जो पार्ट है वो है एलर्जीज। आज की डेट में मैक्सिमम लोगों को एलर्जीज की प्रॉब्लम है। किसी को स्किन एलर्जी, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम की एलर्जीज, किसी को हेयर का एलर्जीज और किसी को अलग प्रकार की एलर्जीज। किसी को फूड से एलर्जी है, किसी को मिल्क से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है। कारण अलग अलग हैं। क्यों इतने एलर्जिक हो गए हैं हम? पहले तो ये वर्ड सुनने को भी नहीं मिलता था। पहले के समय में अगर हम कंपेयर करें, बहुत पुरानी बात नहीं बोल रहा हूं, 50 इयर्स बैक की बात जाइए, धूल मिट्टी ज्यादा थी, डस्ट ज्यादा होती थी, इवन पॉल्यूटेंट्स भी ऐसा नहीं था कि कम थे, उसके बावजूद एलर्जीज की प्रॉब्लम उतनी नहीं होती थी। और आज हम एसी में रह रहे हैं, फिल्टर वाटर यूज कर रहे हैं, आरओ यूज कर रहे हैं, एयर भी फिल्टर होके आ रही है, पानी भी फिल्टर होके आ रहा है। फिर उसके बाद ऐसा क्या हो रहा है, एलर्जीज क्यों बढ़ रही है? क्या इन्वायरमेंट दोषी है या कहीं ना कहीं माइंड दोषी है? ये सब चीजें, ये जो फैसिलिटी है वही अपन को कमजोर कर रही है? नहीं, इसके पीछे का जो कारण है वो है माइंड। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी बताता है कि जब भी आपका माइंड किसी बात को लेकर हाइपर सेंसिटिविटी शो करेगा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लंबे समय से, अगर किन्हीं कारणों से आपका माइंड हाइपर सेंसिटिव हो गया है, तुनक मिजाज हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग गए हैं, रिएक्शंस ज़्यादा देने लग गए हैं, तो ये जो माइंड की हाइपर सेंसिटिविटी है ये इम्यून सिस्टम कैप्चर कर लेता है और इम्यून सिस्टम भी हाइपर सेंसिटिव हो रहा है। यानी हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ माइंड लीड्स टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम, और हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एलर्जीज। और इन्हीं एलर्जीज के लिए फिर हम एंटी एलर्जिक जो क्लोरफिनारामीन है, सिट्रिजिन है, लिवोसिट्रिजिन है, ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं। ओलोपेटाडीन है। मास्ट सेल्स इरिटेट हो जाती हैं और हाइपर सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, और ये जो हिस्टामिन रिलीज होता है ये फिर एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर रहा है। तो उसको एंटीहिस्टामिनिक देकर या स्टेरॉइड देकर सप्रेस किया जा रहा है। मेडिकल साइंस डिजीज के सिम्टम्स और केमिकल को पहचान रही है और उसको सप्रेस करने के लिए केमिकल्स अच्छे निकाल रही है। ये बहुत अच्छी बात है ताकि एक्यूट रिस्पॉन्स को रोका जा सके। लेकिन रूट कॉज नहीं समझ रही है। वो एक अपर लेवल का रूट कॉज समझ रही है, डीपर लेवल का नहीं। जैसे वो कह रही है कि लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस है, वो कह रही है कि पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंट में डस्ट है, लेकिन उसके आगे का जो लेवल है वो है कि उसका डिस्टर्ब साइकोलॉजी, जिसके बारे में वो नहीं समझ रही है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में आगे ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है। ज़्यादा रिसर्च मेडिसिन में हो रही है, उसके सॉल्यूशंस में हो रही हैं, ट्रीटमेंट में हो रही हैं और डायग्नोस्टिक पर्पस पर हो रही हैं। लेकिन रूट कॉज फाइंड आउट होने के लिए कोई भी रिसर्च नहीं हो रही है। यानी मेडिकल सिस्टम अब ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन, सर्जरी और डायग्नोसिस की तरफ फोकस हो गया है, इसीलिए रिसर्च भी ज़्यादातर उस लेवल की हो रही है। लेकिन जो प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट है वो है रूट कॉज को फाइंड आउट करना।
लेकिन प्रिवेंशन के लिए रूट कॉज फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं। सभी चीज़ों में जनरलाइज्ड वे में रूट कॉज बताया जा रहा है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको लाइफस्टाइल ठीक करना है, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट में बदलाव लाना है। लेकिन डीपर लेवल पर जाके देखें तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमोशन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से जेलिसी का शिकार है, कॉम्पिटिटिव ड्राइव का शिकार है, तो उसको लीवर की प्रॉब्लम आएंगी, उसको किडनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, उसको ब्रेन प्रॉब्लम नहीं आएंगी। दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से फियर में है तो उसको किडनी का ही इश्यू आएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से आंखें बंद कर रहा है, वो देखना नहीं चाहता है, तो धीरे धीरे उसको आंखों के इश्यूज आ जाएंगे, चश्मे का नंबर आ जाएगा। छोटे बच्चे जो हैं, अगर बचपन में कोई घटना उनके आंखों के सामने ऐसी हो रही है जिसे वो देखना नहीं चाहते हैं, लगातार उससे छुप रहे हैं, सपोज मॉम डैड फाइट कर रहे हैं और उस बच्चे को पसंद नहीं है, अब वो बार बार आंखें बंद करता है, अलमारी के पीछे छुप जाता है, तकिए में मुंह छुपा लेता है, चादर ओढ़ ले रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी डैडी का लड़ाई झगड़ा, देखना नहीं चाहता है वो, तो धीरे धीरे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि इसकी आंखों को ये चीज़ पसंद नहीं है। और जो हमारे बॉडी के अंदर एक एमिगडाला है, वो असली और नकली में डिफरेंस नहीं समझता, रियल और फेक। अब उसे ये लगता है कि ये पर्सन किसी भी चीज़ को नहीं देखना चाहता, और धीरे धीरे सिग्नल्स जो आइज को जाते हैं वो आइज को इस तरीके से चेंज करते हैं कि उसमें मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया डेवलप हो जाता है, और जिसकी वजह से बच्चे को बिना स्पेक्स के दिखाई ही नहीं देगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों में जिनमें माइनस का हाई नंबर था, मैंने रिट्रोग्रेड जाके पूछा तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के बचपन में चीज़ें थी जिन्हें वो देखना नहीं चाहते थे। ऐसी छोटी छोटी साइकोलॉजी आपकी बॉडी के अंदर डिजीज पैदा कर रही है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। क्लियर कट वे में साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी ने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है कि ये हो कैसे रहा। हमें क्या लगता था कि जब हम माइंड से परेशान होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम बस हाइपर होता है, यानी जो भी हम सोचते हैं, जो टेंशन आता है उससे हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, या पसीना आता है, या पेट में गुड़गुड़ होती है। ये चीज़ें तो एक्सप्लेन हो रही हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड, इमोशनल इंड्यूस्ड। लेकिन क्या एक पर्टिकुलर टाइप की इमोशन इम्यून सिस्टम में ऑटो इम्यून डिजीज पैदा कर सकती है, एलर्जीज पैदा कर सकती है और इन्फेक्शन कॉज कर सकती है? ये बात डाइजेस्ट नहीं होती थी। यानी अब साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी ने एक्सप्लेन किया कि ये जो आपके स्ट्रेस है, मेंटल इमोशंस हैं, ये केवल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही चेंज नहीं ला रहे हैं, इम्यून सिस्टम की भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये आपके हार्मोन्स को भी चेंज कर रहे हैं। अगर आप लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो एक जो सिस्टम बॉडी के अंदर लगा हुआ है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल, HPA एक्सिस, ये एक्सिस ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल एक्सिस, यानी आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ब्रेन कंप्यूटर है और माइंड सॉफ्टवेयर है। तो माइंड अगर टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो ये टेंशन और स्ट्रेस अमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम के अंदर में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक्सिस को एक्टिवेट कर देती हैं और वो एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल भेजती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में क्या सीक्रेट होता है? कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये तीनों हैं स्ट्रेस हार्मोन। सपोज अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर कोई भी डेंजर फील होगा, जब सपोज वहाँ पर शेर आ जाए, सपोज कोई भूकंप आ जाए या कोई इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाए, ऐसा कुछ भी होगा जो आपको डेंजर में डाल रहा है, इमीडिएट आपके बॉडी को एक सिग्नल मिलेगा, डेंजर डेंजर डेंजर, और इमीडिएट आपकी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल सीक्रेट होगा, एड्रिनलिन सीक्रेट होगा। ये बॉडी का अपना एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, बॉडी को डेंजर से प्रोटेक्ट करने के लिए, हील करने के लिए। और जैसे ही शेर आपके पीछे पड़ा, अब आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो फाइट या फ्लाइट। फाइट मतलब या तो आप उसे लड़ें, और फ्लाइट मतलब भाग जाएं। तो हर सिचुएशन के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप उससे लड़ेंगे या आपको भागना होगा, और दोनों ही कंडीशन में सिंपैथेटिक सिस्टम आपकी मदद करता है। यानी जो एक्स्ट्रा कोर्टिसोल निकला, एड्रिनलिन निकला,
वो आपको प्रिपेयर कर रहा है उस इमरजेंसी को डील करने के लिए। तो जैसे ही आपके पीछे शेर पड़ा, कॉर्टिसोल स्क्रीट हुआ, अब आपके अंदर कई गुना पावर आ गई। अब आप बहुत तेज दौड़ सकते हैं, आपके हाथ पैर थकेंगे नहीं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्क्रीट होगा। इमेजिन करके देखिए, आप सड़क से गुजर रहे हैं और आज आप बहुत थके हुए हैं, आज आप सुबह खाना भी नहीं खाया था, ग्लूकोज की भी कमी महसूस हो रही है, और पीछे से एक पागल कुत्ता जोर से दौड़ते हुए आया और आपको काटने के लिए दौड़ा। इमीडिएट आपकी बॉडी इतना आपको अपने आप को प्रिपेयर कर देगी कि आप पीटी उषा से भी ज्यादा तेज दौड़ पाएंगे, और आपकी बॉडी में वो ग्लूकोज अपने आप स्क्रीट होना शुरू हो जाएगा जो आपने आज सुबह लिया भी नहीं था। आप अपने आप को उससे बचा लोगे, या तो उसको भगा दोगे या आप भाग जाओगे जोर से। ये सडनली एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से मिली? ये इसलिए मिली क्योंकि लिम्बिक सिस्टम ने आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल भेजा, डेंजर डेंजर डेंजर। इमीडिएट एड्रेनालिन के पास, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके पास सिग्नल पहुंचा और उसने कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन स्क्रीट करना शुरू कर दिया। अब ये जो एड्रेनालिन का जो रश हुआ, जो एकदम सडन राइज हुआ कॉर्टिसोल का, इसकी वजह से बॉडी के अंदर दो चीजें होती हैं। एक, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ज्यादा ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा हाथ और पैरों की तरफ, ब्रेन का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, पेट का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा ब्लड आपके हाथों और पैरों में जाना शुरू हो जाएगा। दूसरा, बॉडी के अंदर कहीं पर भी ग्लूकोज स्टोर था, वो सारा ग्लूकोज फैट डिसॉल्व होकर ग्लूकोज में आना शुरू हो जाएगा। तो उस समय जब आपके पीछे डॉग दौड़ रहा है, अगर आपका ब्लड सैंपल लिया जाए तो आपको शुगर 200 से भी ज़्यादा मिलेगा, ब्लड शुगर रैंडम 200 से भी ज़्यादा मिलेगा, और उस समय आपका ब्लड प्रेशर भी कई गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये अपना बॉडी का अपना मैकेनिज्म है। फिर क्या हुआ, आप दौड़े, भागे और आपने उस इमरजेंसी से, सिचुएशन से पार पा लिया। वो डॉग भाग गया और आप कहीं सेफ जगह पे पहुंच गए। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद धीरे धीरे एड्रेनालिन लोअर आ जाएगा, कॉर्टिसोल डाउन चला जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा, ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाएगा, आपकी सांसें नॉर्मल आ जाएंगी और आप वापस नॉर्मल फील करेंगे। ये हुआ वापस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेशन। ये नॉर्मल टाइम में होता रहता है बार बार। अब ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था कि जब भी हमारी बॉडी में इमरजेंसी आए हम उसे डील कर सकें। पुराने समय में आदि मानव जब था, कभी आंधी आ जाती थी, कभी बिजली गिरती थी, कभी शेर आ जाते थे, कभी बारिश होती थी, तो जब भी इमरजेंसी आती थी ये सिस्टम उसकी मदद करता था। और हमने अपने आप को इतना इजाद बनाया, इतना डेवलप किया, इतना इवॉल्व हुए कि आज ये सारी चीज़ें हमने बना ली है, घर बना लिया है। ना आज हमें बारिश का डर है, ना बिजली का डर है। शेर, चीते और भालू, उनको सबको हमने जंगल में छोड़ दिया और हम शहरों में रहने लग गए। आज उनका भी डर हमें नहीं है, बल्कि वो हमसे डरते हैं। जब हम उनके जंगल में जाते हैं, कहीं मानव उसका शिकार ना कर ले, इस बात से उनको डर लगता है। वो हमारे पास नहीं आते, हम उन्हें देखने के लिए या तो पार्क में जाना पड़ता है, फॉरेस्ट पार्क में, और या फिर जू में जाके उन्हें देखते हैं। लेकिन अब ऐसे में जब ऐसा हो गया, ये सारे संसाधन जुट गए, टेक्नोलॉजी आ गई, लग्जरी आ गई, तो अब तो ह्यूमन बीइंग का सिंपैथेटिक सिस्टम एकदम डाउन चले जाना चाहिए। अब तो ह्यूमन बीइंग एकदम रिलैक्स होना चाहिए। लेकिन अभी जो रिसर्च आ रही हैं वो बता रही हैं कि अगर आप किसी भी समय 100 लोगों का ब्लड सैंपल लेके देखें तो वहां पर कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा है, सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिव है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि माइंड के लेवल पर डेंजर अभी भी फील हो रहा है। एक जनरल ऑफिस की परिकल्पना करके देखिए, उस ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय बैठे हैं उनका अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम देखा जाए तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिव है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि ये जो बगल में मेरा जो दूसरा एम्प्लॉय बैठा है ये मेरे कुछ ना कुछ मेरे लिए काड़ी कर रहा होगा, मेरे को डाउनफॉल कराने की कोशिश कर रहा होगा। सेफ फील नहीं कर रहा है वो ऑफिस में, वर्क प्लेस में। इसी प्रकार से घर में एक दूसरे के प्रति जो मिसट्रस्ट
या ट्रस्ट जो खत्म होते जा रहा है, वहां पर भी लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं, माइंड को सुकून नहीं है, शांति नहीं है। इसकी वजह से सिंपैथेटिक वहां पर भी स्टिमुलेटेड है। हम हरी और वरी की कंडीशन में रह रहे हैं हर समय, जिस वजह से लगातार जो एड्रिनल ग्लैंड हैं, जो किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड होती हैं, ये हाइपर स्टिमुलेटेड मोड में चल रही हैं और उसकी वजह से लगातार कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। एक सर्जन जब ऑपरेट कर रहा है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है। एक वर्कर जब मीटिंग में जाता है, जहां उसको टारगेट दिया गया है, वहां उसको अगेन कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है। और 1 दिन 2 दिन नहीं, अब ये दिनचर्या का हिस्सा बन गया है और इस वजह से मैक्सिमम लोगों का एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल फैटिग में चला जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि लगातार कॉर्टिसोल स्क्रीट कर करके अब एड्रिनल ग्लैंड के पास कॉर्टिसोल हार्मोन बचा ही नहीं है। जितना भी रॉ मटेरियल था जो कॉर्टिसोल बनाने में यूज होता था, वो सारा यूज हो गया। इसको हम कहते हैं एड्रिनल हाइपरट्रॉफी, मतलब एड्रिनल ग्लैंड बड़ी हो जाती है और उसके पास एड्रिनल बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो उसके बाद भी इमरजेंसी मोड खत्म नहीं हो रही है, अभी भी हमें फियर लग रहा है, इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है और ब्रेन से, माइंड से ब्रेन को सिग्नल जा रहा है डेंजर डेंजर डेंजर। आज असली के जानवर हमारे पीछे नहीं है, लेकिन आज शेर चीते भालू हमने नकली के पाल के रखे हैं। आज भी हमें डर है शेर चीते भालू का, लेकिन अब उनका स्वरूप बदल गया है। आज हम सेफ सिक्योर महसूस नहीं कर रहे हैं, अपने घर में भी, अपने ऑफिस में भी। अनजान जगह की तो बात ही छोड़ दीजिए, पीसफुल नींद नहीं आ रही है, रात में सोते समय भी डर लगता है। खबरें सुने तो और ज्यादा कॉर्टिसोल स्क्रीट हो रहा है, टीवी देखें तो और ज्यादा, और हर समय हर सेकंड ये एक न्यूज में चैनल मिल गया है, हर समय आपको बताते रहता है ये हो गया, कोरोना वहां बढ़ गया, यहाँ पर भूकंप आ गया, यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो गए, और ये सब आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रही हैं। अब इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, यानी ये जो कॉर्टिसोल लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लगातार हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है सिंपैथेटिक सिस्टम का, और उसी की वजह से डायबिटीज और हाइपरटेंशन बढ़ते जा रहा है। ये जो नॉर्मल पैरामीटर होते थे 120/80 ब्लड प्रेशर के, अब वो 140/90 हो गए हैं, और धीरे धीरे ऐसा ही रहा तो 200/150 ये शायद नॉर्मल रेंज हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से हमने अपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया, अपने माइंड के साथ खिलवाड़ किया है, कॉर्टिसोल लेवल इतना ज़्यादा स्क्रीट कर रहे हैं कि ये पैरामीटर चेंज हो जा रहे हैं। सेम टू सेम शुगर के, ब्लड शुगर के पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। हम इतना हाइपर मोड में हैं, इतना हाइपर एक्टिविटी में है, इतना हरी वरी में है कि ब्लड शुगर ज़्यादा लग रहा है बॉडी के अंदर। इसीलिए वो ब्लड शुगर डायबिटीज़ की फॉर्म में आ रहा है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन का एक बड़ा कारण माइंड का हाइपर स्टिमुलेशन, इन्फेक्शन का बड़ा कारण माइंड, ऑटो इम्यून डिजीज का बड़ा कारण माइंड, एलर्जीज का बड़ा कारण माइंड। तो एलर्जीज, ऑटो इम्यून डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज और ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये जो मेजर ग्रुप हैं बीमारियों के, लाइफस्टाइल और साइकोसोमेटिक हम जिन्हें कह रहे हैं, इनकी वजह से ये कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा स्क्रीट हो रहा है, और ये कारण है साइकोसोमेटिक। और रही जो बची कुछ कसर बची है, वो अनहेल्दी डाइट ने और इन्वायरमेंट ने पूरी कर दी है। ये क्लियर हुआ? आप समझ रहे हैं अब बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? और कई बार लोग कह रहे हैं कि सर जानबूझ के साजिश चल रही है कि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का जो पैरामीटर है उसे जानबूझकर कम कर दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा लोग डायबिटिक हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं, ये हमें समझना होगा। ब्लड शुगर का जो पैरामीटर था वो अभी भी वही है, 100 है फास्टिंग, और पोस्ट पेनिडियल खाना खाने के बाद 140, रैंडम 200 के आसपास। लेकिन उस रेंज में अब बहुत सारे लोगों का पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ब्लड शुगर बढ़ रहा है। उसका कारण है माइंड का सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? बोलिए कुछ। ये जो बातें हमने कही, आपका क्या सोच है इसके बारे में? परहेज कर लें, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म जो आपका
So I think mind definitely plays a major role इसमें. जो कोई हैंडल नहीं करता है ऑनेस्टली, डॉक्टर्स के पास आएंगे तो दे ओनली प्रिस्क्राइब यू कि अच्छा ये बड़ा है ये कम है, दे गिव यू मेडिसिन्स. बट अगेन इट इज टुवर्ड्स अनहेल्दी ओनली कि उस समय उस चीज़ को कंट्रोल कर दिया, लेकिन आगे कैसे क्या करना है, माइंड का क्या रोल है, दे डोंट हैव एनी से इन दैट. डॉक्टर विकास, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो बात मैंने साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड ये बातें जो कही, जो डे टू डे लाइफ में आप पेशेंट देख रहे हैं, कितना परसेंट इन चीजों पर एग्री कर रहे हैं? सर मैं तो अभी तक क्या बोला कि जब से इन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिला है, उसके बाद से जितने पेशेंट आते हैं मैं उनका सबका हिस्ट्री लेता हूँ कि भाई आपके फैमिली में कोई डायबिटीज का कोई मरीज है, तो 80% पेशेंट ऐसे हैं जिनके फैमिली में कोई किसी भी पेशेंट को क्या उनको डायबिटीज नहीं है, और उसके बावजूद उनको डायबिटीज आ रहा है. और अभी जो मैंने अभी देखा, रिसेंटली देखा कि बहुत कम एज में एक अभी परसों पेशेंट आया था 28 ईयर्स का, वो शुगर आ चुका है. तो मैंने पूछा कि भाई आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, तो सबका एक ही कॉमन है कि सर स्ट्रेस बहुत है लाइफ. और ये चीज ऐसा बोला कि जितने डायबिटोलॉजिस्ट है, फिजिशियंस हैं, वो कभी भी रूट कॉज की तरफ ध्यान नहीं देते. मुझे ठीक है मेडिसिन खा लो, चालू कर दो. तो जब मैं इनसे क्वेश्चन करता हूँ कि भाई आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. पूछते हैं सर इसका भी कुछ लेना देना है क्या? तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि फिजिशियंस डॉक्टर्स में भी इस चीज़ को लेकर ऐसे तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देता है कि थॉट प्रोसेस पे भी क्या डायबिटीज होता है क्या. राइट. इस बात को डॉक्टर्स को समझाना ही मुश्किल है कि क्या माइंड का स्ट्रेस डायबिटीज पैदा कर सकता है, हाइपरटेंशन पैदा कर सकता है. पेशेंट को तो समझाना और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था ना कि हमने मेंटल इमोशनल स्ट्रेस को और अनहेल्दी लाइफस्टाइल को पार्ट एंड पार्सल बना लिया है. ये हम इसके हैबिचुअल हो चुके हैं. एक चीज़ और पूछना चाहूँगा डॉक्टर विकास, एक विषय और है, वो है इनफर्टिलिटी. आज की डेट में इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं. इसके पीछे का क्या रीजन है? तो मेरे हिसाब से तो इनफर्टिलिटी इतना है ही नहीं, इतना इसको हाईफाई किया गया है, इतने इनफर्टिलिटी सेंटर्स खोले गए हैं. और क्या है कि मैं जिस हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ तो बेसिकली गायनिक हॉस्पिटल, तो जब पेशेंट का कुछ पेशेंट मैं भी देख लेता हूँ, मिलता हूँ, तो मुझे यहाँ तक लगा मैक्सिमम लोगों को प्रेशर रहता है कि भाई मैरिज के 6 मंथ में आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव होना ही चाहिए. ये जो एक प्रेशराइज है वो फैमिली वाले डालते हैं, वो पूछ के तो लोगों का जो एक मेंटल है कि भाई 6 महीने के बाद हमको डायग्नोस हो रहा है कि वी आर द केस ऑफ इनफर्टिलिटी. जबकि अच्छे टाइप का हैबिट है, मतलब हेल्थ भी बढ़िया है, कोई शुगर कोई सिस्टम डिसऑर्डर नहीं है. तो उनका स्ट्रेस फैक्टर है कि फैमिली वाले सब 6 महीने से पूछ रहे हैं बार बार. वो इतने इसमें आ गया टेंशन में कि सर कहीं हमको इनफर्टिलिटी तो नहीं है, और लोग उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं. एग्री. डॉक्टर भूमिका, सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर. क्या समझ है इनफर्टिलिटी के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या थॉट प्रोसेस है, क्या ओपिनियन है? सर, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. बिकॉज क्या हो रहा है अभी के टाइम पे, जो सर ने बोला डॉक्टर विकास ने, कि फैमिली वाले प्रेशराइज करते हैं. बिकॉज अगर प्रेशर डाल रहे हैं कहीं कहीं एक सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो. राइट. कुछ कॉमन फैक्टर इसी की वजह से कंसीविंग प्रॉब्लम हमको ज़्यादा है. राइट. एक फैक्टर आप सब दोनों ने कहा कि प्रेशर ज़्यादा है. मैं कुछ कॉमन फैक्टर्स की बात करता हूं. पहला फैक्टर है लेट मैरिज. आज की डेट में कैरियर बनाने के होड़ में जो एक नॉर्मल शादी का एज होना चाहिए था, उसे हम क्रॉस कर जाते हैं. पहला एक बड़ा फैक्टर ये भी है.
एक फैक्टर ही नहीं है, और भी कई फैक्टर हैं। दूसरा, फिर उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, शादी के बाद भी हमें तुरंत बेबी नहीं चाहिए होता है। 3 से 4 साल 5 साल बाद तक हम बेबी ना करने के लिए प्रोसेस करते हैं, उसमें भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो ज़्यादातर हार्मोनल रिप्लेसमेंट का एक हार्मोन को डिस्टर्ब करती हैं। तीसरा फैक्टर, ये दोनों के अलावा एक बड़ा और मेजर फैक्टर, वो है क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस। फीमेल के अंदर ज़्यादातर, फीमेल शादी होने के बाद जिस नए घर में जाती है, उसका इन्वायरमेंट के अंदर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है। नई फैमिली के प्रति उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसा उसे मम्मी डैडी के साथ प्यार मिलता था या जैसा उसको वहाँ घर था, वैसा उसको नहीं मिल पाता, एडजस्ट होने में समय लगता है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रेशर फील करती है, इमोशनली इनसिक्योर फील करती है, और ये सारे फैक्टर्स मिलकर उसका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो लगातार बढ़ा रहे हैं। अब ये जो एड्रिनलिन ग्लैंड्स हैं, इसके ऊपर लगातार प्रेशर पड़ रहा है, एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर, और इससे कॉर्टिसोल स्क्रीच हो रहा है। कारण कई हैं, हो सकता है कि उसको कैरियर का भी प्रेशर हो कि मेरी तो जॉब भी छूट गई है, शादी हो गई, मुझे दोबारा कैरियर बनाना था, मैं नए घर में आ गई, सास बहू के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में, या और जो भी रिलेशनशिप वहाँ है वो नहीं सिक्योर फील कर रही है, हार्मनी नहीं बना पा रही है, या और कई फैक्टर जो ऐड ऑन हो जाते हैं। अब इन सब से लगातार कॉर्टिसोल स्क्रीट हो रहा है और एड्रिनल ग्लैंड के पास कॉर्टिसोल बचा ही नहीं है। अब एड्रिनल ग्लैंड का क्या करती है, एक सिस्टम मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को चेंज कर देती है। जो बॉडी के ग्रोथ हार्मोन है और सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन, इन सबको एड्रिनल ग्लैंड अपने मेटाबॉलिज्म में शामिल कर लेता है और वहां से उसका रॉ मटेरियल को यूज करके कॉर्टिसोल हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्लोली ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और जो ग्रोथ हार्मोन है वो वीक हो जाते हैं, उनका लेवल कम हो जाता है या उनकी जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से भी एक बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी के केसेस होना। ये 3 मेजर फैक्टर हैं, उसके अलावा छोटे छोटे माइनर फैक्टर कहीं हो सकते हैं, जिसमें डाइट भी है, लाइफस्टाइल भी है, लेट सोना है, डेली लाइफ हैबिट डिस्टर्ब है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ा रही हैं। और सॉल्यूशन फिर हमें एक ही नज़र आता है, वो क्या कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाएं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इनफर्टिलिटी के मेथड्स के द्वारा एम्ब्रियो बनाया जाए, या तो मदर की वूम में या दूसरों के वूम में सरगोसी, सरोगेट मदर, उसके द्वारा बेबी प्रोड्यूस किया जाए। और शायद आप इस बात को एग्री करेंगे कि आजकल जो ट्विंस या ट्रिपलेट डिलीवरी हो रही है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल या इनफर्टिलिटी क्लिनिक का ही नतीजा है। पहले इतने जुड़वा बच्चे पैदा नहीं होते थे जितने अभी हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि हम आर्टिफिशियल यानी कि हम जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में जा रहे हैं वहाँ पर एम्ब्रियो को यूट्रस में डाला जा रहा है और ये एम्ब्रियो एक की बजाय 2 में डिवाइड हो गया, या एट ए टाइम 2 ओवम उनका फर्टिलाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से 2 एम्ब्रियो बन गए। विकास, क्या इस बात से तुम एग्री कर रहे हो? जी सर, ये अभी ज़्यादा कॉमन हुआ है जब से IVF चालू हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बोला कि मैक्सिमम डॉक्टर्स के साथ भी प्रॉब्लम ज़्यादा है। काफ़ी सीनियर हो गए रहते हैं, एज बहुत ज़्यादा हो गई रहती है, तो उनको तो ऐसे भी उनका लाइफ स्टाइल ऐसा रहता है कि टाइम ही नहीं रहता है। तो उनके पास सबसे अच्छा इजी ऑप्शन रहता है IVF करवा लो, और IVF में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है 12th होने का, तो एक ही बार में सब प्रॉब्लम खत्म। अब ये देखिए, जो एक नॉर्मल प्रोसेस बनाया गया था, शादी करना है, उसे एंजॉय करना है, फिर बच्चे पैदा करने हैं, उसे एंजॉय करना है, फिर फैमिली को बनाना है, फिर फैमिली को एंजॉय करना है। आजकल जब शादी करने की एज है तो वो शादी को एंजॉय नहीं कर रहा क्योंकि उस समय कैरियर बनाना है। फिर जब कैरियर की एज निकल गई, कैरियर बना लिया, फिर शादी की एज में आ गए, अब शादी को भी नहीं एंजॉय कर पाए, कैरियर को भी नहीं एंजॉय कर पाए। फिर जब बेबी होने चाहिए तो बेबी को भी नहीं एंजॉय कर क्योंकि बेबी हो ही नहीं रहा है। फिर बेबी पैदा भी हो गया है तो उसके बाद टाइम नहीं है हमारे पास उस बेबी का पालन पोषण करने के लिए, फिर आया बाई लगा के रख रहे हैं, मेड जो है या वो उसको हेल्प कर रही है। यानी हमने हाँ जी बोलिए सर। एक चीज़ और देखा है कि मेरा क्लोज फ्रेंड पैथोलॉजिस्ट है, तो उनसे मैंने एक बार डिस्कस कर रहा था,
यस, हेलो हेलो, Power on. Power on. FM radio mode. Bluetooth mode. Aux in mode. हेलो हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप बताइए। सर, तो मैंने उससे डिस्कस किया कि भाई ये आपके पास तो सीमेन सैंपल आते होंगे, तो बोले हाँ, जब भी इस टाइप के इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट आते हैं तो मेल का हम सीमेन सैंपल लेते हैं। तो मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम लोगों में जो स्पर्म की क्वालिटी जो है खराब हो चुकी है, उसको एस्पर्मिया बोले या उसकी मोटिलिटी, तो उसका जो मेन कॉज मैं देख रहा था ऑनलाइन, देखा मैंने, तो उसकी मेन कॉज है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग, अल्कोहल या तीसरा स्ट्रेस, ये तीनों स्पर्म की क्वालिटी बहुत खराब कर देते हैं। एग्री, और ये आज की लाइफ में बहुत कॉमन हो गया। तो यानी 3 चीजें निकल कर आ रही। हाँ जी, यस यस, आप भी बोलिए। मेरे साथ तो है स्मोक एंड अल्कोहल एंड टोबैको, बट nowadays female is equally participated in that kind of activities like alcohol, smoking and बहुत सारी चीजें आ गई, that's why उनके में भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। यस, उसका कारण ये है क्योंकि जो आजकल का लाइफ स्टाइल है उसमें केवल स्टाइल रह गया, लाइफ नहीं है। और लाइफ स्टाइल वर्ड को हम क्या समझते हैं कि दैट इज द स्टाइल ऑफ माई लाइफ। नो माय डियर फ्रेंड, लाइफ स्टाइल का मतलब होता है जीवन शैली, जीवन को जीने की कला। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड को आप उसका लिटरल मीनिंग नहीं समझ सकते। उर्दू और हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, उर्दू, हिंदी और संस्कृत, जिसमें लिटरल मीनिंग अपने आप एक्सप्लेन होता है। जैसे हेल्थ है, हेल्थ को आप अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ, हार्मनी। लेकिन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, जीवन को जीने की कला। लेकिन अगर इंग्लिश में बोलें लाइफ स्टाइल मतलब स्टाइल ऑफ लाइफ। और ये लाइफ स्टाइल के नाम से आजकल जो मैगजीन निकलती है, ब्लॉग निकलते हैं, उसमें क्या चीज़ें आती हैं, वो फैशन में क्या नया चल रहा है, कौन से नए ट्रेंड चल रहे हैं, कौन सी वॉच नई चल रही है, कौन से गैजेट्स नए आ गए हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। नो, लाइफ स्टाइल का मतलब है कि आप कैसे जी रहे हैं। तो ये लाइफ स्टाइल टोटल बिगड़ गया है। स्मोकिंग, कहीं ना कहीं हुक्का बार, और अभी तो ड्रग्स। अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चा मेरे पास में आया, 10th क्लास में है, और उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, और ऐसी ऐसी ड्रग्स कि जिसमें आप सोचोगे भी नहीं। वो मेडिकल साइंस के लाइक गाबापेंटिन, डोपामिन और ट्रेमाडोल और पता नहीं क्या क्या टैबलेट्स यूज कर चुका है, जिसको हम डॉक्टर्स यूज करते हैं ट्रीटमेंट में। वो डेली खाता है, 5-5, 10-10 खाता है। ये उसको एडिक्शन हो गया, गूगल बाबा से सर्च करता है, वो करता है। उसके अलावा फिर जो LSD है वो तो अलग ही हो गया, कैनाबिस हो गया, marijuana हो गया, अफीम हो गया। यानी ये सारी चीज़ें अब हमें समझना होगा। अब हम एज ए डॉक्टर, एज ए होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट या होलिस्टिक हेल्थ कोच, हमें इन चीज़ों को लोगों को साइंटिफिक वे में समझाना होगा, और समझाना ही नहीं, उन्हें डेमोस्ट्रेट करके दिखाना होगा। तब जाकर उन्हें बदलाव लाया जा सकता है। और पहले खुद भी बचना होगा। डिस्ट्रैक्शंस बिकम अट्रैक्शंस टुडे। पहले के समय में जिन बातों को डिस्ट्रैक्शन कहा जाता था वो आज अट्रैक्शन है। सिगरेट मतलब आपका सोशल मीडिया पे एक पोस्ट तो ऐसा होना ही चाहिए, एक पोस्ट ऐसा होना चाहिए वो आपके हाथ में जाम लेते हुए। ये स्टाइल हो गया है। तो बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि एज ए होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट या होलिस्टिक हेल्थ कोच हमें इस बिहेवियर में बदलाव लाना होगा। हम पूरी सोसाइटी में नहीं ला सकते, लेकिन जो पर्सन, जो पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपको उसे पहले इस वे में समझाना होगा और उसको साइंटिफिक वे में बताना होगा कि यहाँ पर 2 ग्लैंड हैं
जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्टेड है, HPA एक्सिस, और ये एक्सिस आपका हाइपर स्टिमुलेटेड हो गया है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा है और जो हैप्पीनेस हार्मोन है डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये कम हो गए हैं। ग्रोथ हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए एजिंग प्रोसेस फास्ट हो रहा है। और तीसरा, रिप्रोडक्टिव हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ रही है। ये 3 मेजर इश्यूज बताने हैं उसे। बच्चों में या तो प्यूबर्टी जल्दी आ रही है, या उनको हिरसुटिज्म और जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स वो हो रही हैं, या तो वो इनफर्टिलिटी के शिकार हो रहे हैं या उनके मेंसेस जल्दी आ जा रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज इस होलिस्टिक डिपार्टमेंट के हैं और पर्सन को होलिस्टिक वे में समझाना होगा कि माइंड एक बहुत बड़ी चीज है जिसका असर आपके फिजिकल बॉडी पे पड़ रहा है। अब यहां पर मैं एक बहुत ही साइंटिफिक बात कहूंगा। मेडिकल साइंस इस बात को नहीं समझ रहा है कि माइंड और बॉडी के बीच में कनेक्शन कैसे है। वो मानता है कि माइंड और बॉडी आर वन, यानी जो स्ट्रेस आ रहा है वो बॉडी के अंदर डिजीज पैदा कर रहा है, लेकिन ये आ कैसे रहा है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। तो कनेक्शन है ये जो एनर्जी बॉडी है जिसे हम कह रहे हैं रेनबो बॉडी, और 72,000 नाडीज एंड एनर्जी वेसल्स एक पर्टिकुलर टाइप की इमोशन, एक पर्टिकुलर टाइप की नाड़ी को या एनर्जी चैनल्स को ही ब्लॉक करती है, और इसीलिए पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन का लाइफ फोर्स एनर्जी लेवल कम हो जाता है, और इसके बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ही डिजीज आती है। जैसे कोई आदमी बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा दुखी है ना, तो उसको लंग्स की प्रॉब्लम आएगी। कोई पर्सन जो अपने आप में बहुत ज्यादा जकड़न महसूस कर रहा है, फ्रीडम महसूस नहीं कर रहा है, उसके घुटनों में प्रॉब्लम आएगी। जो पर्सन बहुत लंबे समय से वेट महसूस कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कंधों पे ले लिया, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में है, उसको बेनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो रहा है, या ब्रेन के ट्यूमर्स या ब्रेन का जो प्रेशर है वो बढ़ जा रहा है। तो बॉडी में 3 प्रेशर हैं, एक ब्लड प्रेशर, एक इंट्राओकुलर प्रेशर, एक ब्रेन का प्रेशर, और चौथा प्रेशर है मेंटल प्रेशर। और मेंटल प्रेशर को कोई नहीं देख रहा है। फिजिकल प्रेशर में लोग आईओपी को बढ़ा हुआ देखकर, इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ा हुआ देखकर आईज के अंदर ग्लूकोमा डायग्नोस कर रहे हैं। ऐसे ही बेनाइन इंट्राक्रेनियल टेंशन मतलब ब्रेन का प्रेशर बढ़ गया, सीएसएफ का प्रेशर बढ़ गया, इसलिए बेनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो गया, जिसके लिए फिर फ्लूइड को ड्रेन किया जाता है, स्टेंट लगाई जाती है, डायमॉक्स टाइप की टैबलेट खिलाई जाती है। और तीसरा ब्लड प्रेशर, जिसके लिए हाँ आराम से, तुमने हिलाया उसको। जस्ट इसको नीचे ही रहने दे, पड़े रहने दे, ऐसे ही रहने दीजिए, छोड़ दो, आराम से रख दो, फिर आराम से। यस, तो पहले अभी तक हमने क्या समझा कि जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो तो डिजीज पैदा कर ही रहा है, लेकिन माइंड के जो इमोशंस हैं वो एनर्जी बॉडी के थ्रू बॉडी की लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इस वजह से डिजीज आ रही है। ये जो ह्यूमन बीइंग है ये एक डायनामिक एनर्जी सिस्टम है जो 24/7 एनवायरनमेंट के साथ, माइंड के साथ, यूनिवर्स के साथ और दूसरे पर्सन्स के साथ जुड़ा हुआ है और खुद के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस एनर्जी सिस्टम में जब जब एनर्जीज डाउन होगी, चाहे वो माइंड की वजह से हो, चाहे वो इन्वायरमेंट जिसमें रह रहा है उसकी वजह से हो, चाहे आसपास के लोगों की वजह से हो, और चाहे कॉस्मिक डिस्टरबेंस की वजह से हो, उसका एंड रिजल्ट एक ही होगा कि जो मेरिडियंस हैं उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब होगी, और मेरिडियंस की लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो फिजिकल बॉडी का जो ऑर्गन है उसका जो नॉर्मल ऑप्टिमम सेलुलर वोल्टेज था वो कम होगा, और एक पर्टिकुलर टाइप की डिजीज का वो शिकार हो जाएगा। इस बात को लोगों को समझाने में बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये बात अगर हमने समझा दिया तो फिर ट्रीटमेंट पार्ट, थेरेप्यूटिक पार्ट, हीलिंग पार्ट और क्योर पार्ट बहुत इजी है। पहला सबसे बड़ा चैलेंज है पर्सन को ये समझाना कि यू आर एन एनर्जी सिस्टम, और इस एनर्जी सिस्टम से आप ब्रह्मांड के साथ भी जुड़े हैं, इसीलिए बहुत सारी बीमारियों का कारण कॉस्मिक एनर्जी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण माइंड है, क्योंकि माइंड तो आपकी डेली एनर्जी चेंज कर रहा है,
तीसरा बड़ा कारण आपका इन्वायरमेंट जिसमें आप रह रहे हैं, जो घर है, जो आसपास डेली आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, और चौथा बड़ा कारण आपका डाइट और लाइफस्टाइल। ये सारी चीजों को समझना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भूत प्रेत मेरे ऊपर आ गया है, कुछ लोग बोलते हैं मेरा घर का वास्तु गड़बड़ है इसीलिए प्रॉब्लम है, और पता नहीं कितने लाखों रुपए वास्तु में खर्च कर चुके हैं, और कितने ही लाखों रुपए किसमें खर्च कर चुके हैं, भूत प्रेत को भगाने में। आज भी सुबह एक डॉक्टर का फ़ोन था मेरे पास, वो मुंबई में हीलिंग करता है, ऑल्टरनेटिव पैथीज का डॉक्टर है, वो बहुत ही लोगों को ठीक कर दिया है उसने, और वो बोलता है कि उसको भूत प्रेत पकड़ लिया है, ट्रीटमेंट वो भूत प्रेत से करवा रहा है। और ऐसा बहुत सारे मैंने हीलर्स और डॉक्टर के साथ देखा, क्योंकि उनको अपना बीमारी पता है कि क्या है, और उनको ये लगता है कि वो सारी चीज़ें जानते हैं, वो मेडिकल साइंस भी जानते हैं और हीलिंग साइंस भी जानते हैं, लेकिन उसके द्वारा वो ठीक नहीं हो रहे, तो उनको लगता है कि भूत प्रेत की साइंस ही है जो बची है और उससे वो ठीक हो जाएंगे। मैंने मेडिकल साइंस में हमारे डीन थे डॉक्टर दाबके, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही थी कि रेयरेस्ट थिंग हैपन्स रेयरली एंड कॉमनेस्ट थिंग हैपन कॉमनली। तो जब भी हम किसी पेशेंट को डायग्नोज करते हैं डिजीज को, तो अगर उसको पेट दर्द है तो हमें ये नहीं सोचना है इसको पेट का ट्यूमर हो गया है, अगर सर दर्द है तो ये नहीं सोचना है कि इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है, क्योंकि वो कॉमनली नहीं है, रेयरेस्ट है। हाँ, रात को नहीं सोया हो इस वजह से सर दर्द हो सकता है, चाय नहीं पी हो उसने जिसका वो आदी हो उसकी वजह से सर दर्द हो सकता है, या पेट में गड़बड़ अगर है तो एसिडिटी ज़्यादा कारण हो सकती है। तो इसीलिए बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन लिखने से पहले छोटी छोटी इन्वेस्टिगेशन ढूंढनी है। और इसी प्रकार से अगर आपकी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है तो आप 3 चीज़ों को ब्लेम करने से पहले अपने आसपास की चीज़ों को ब्लेम करें। हम क्या बड़ी चीज़ों को ब्लेम करते हैं, सबसे पहले भूत प्रेत, वास्तु और भगवान, ये बहुत इजीली ब्लेम के लायक हैं, क्योंकि ये कहीं दिखते तो हैं नहीं, तो इनको ब्लेम करना सबसे आसान होता है। एग्री? जब आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता किसको ब्लेम करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सारी भगवान ने सारी परेशानियां मेरे को ही सौंप दी है। दूसरा, फिर जब कुछ समझ नहीं आता, मेरे साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, पक्का किसी ने मेरे पीछे भूत प्रेत छोड़ दिया है। तीसरा कि यार घर का वास्तु ठीक नहीं है। मैं बोलता हूं सबसे पहले अपने माइंड के वास्तु को देखें कि आपका माइंड तो गड़बड़ नहीं हो गया है। माइंड में जो माइंड जैसा बड़ा भूत आप लेके घूम रहे हो, खुद आप एक भूत हो, आप अपने आप में सबसे बड़े भूत हो। आज की डेट में इंसान को इंसान से डर लगता है, भूत से नहीं। शमशान में रह के जाके रहना आसान है रात को, लेकिन आप ऐसी जगह पे नहीं रह सकते रात को जहां 10 लोग बैठे हुए हों, क्योंकि भूत आपको कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, लेकिन वो 10 लोग पक्का आपको डैमेज कुछ ना कुछ बिगाड़ देंगे। समझ रहे हैं ना बात? तो पहले माइंड के भूत को ठीक करिए, माइंड के वास्तु को ठीक करिए, और कॉमनेस्ट थिंग आपकी लाइफ में जो हो रही हैं उनको ढूंढिए कि उनकी वजह से प्रॉब्लम है, या जो 1% 2% रीजन हो सकते हैं उनको बाद में समझेंगे। भूत को क्या पड़ी है कि वो आपके पीछे पड़े, उसके पास बहुत सारे काम हैं, उनकी अपनी एक दुनिया है। और वास्तु, अगर वास्तु ही ऐसी चीज है तो बहुत सारी चीजें वास्तु के हिसाब से नहीं बनी होंगी तो भी चल रही हैं। प्लैनेट्स, जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो अपना काम शांति से कर रहे हैं, उनकी कॉस्मिक एनर्जी का फर्क होता है, लेकिन ये सारी चीजें भूत प्रेत, कॉस्मिक, प्लैनेट्स या कोई भी चीज वास्तु, ये आपके चक्र और नाड़ियों को ही अफेक्ट करती है, अगर आप इनको मानते भी हैं तो अगर आप इन सबको मानते हैं, वास्तु को, भूत प्रेत को या कॉस्मिक एनर्जी को, प्लैनेट्स को, तो इसका असर कैसे होता है हमारे शरीर पे? ये हमारे नाड़ियों को ब्लॉक कर देता है, लाइफ फोर्स एनर्जी को डिस्टर्ब कर देता है। अब ये लाइफ फोर्स एनर्जी उसने डिस्टर्ब कर दी, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो भगवान हो, और चाहे आपका वास्तु हो। अब आपके पास एक साइंस है जिसके द्वारा आप अपने लाइफ फोर्स एनर्जी को वापस बैलेंस कर सकते हैं, नाड़ियों को ओपन कर सकते हैं। तो ऊपर से ग्रह नक्षत्र कुछ भी करते रहें, आप अपने अंदर के जो ये 7 चक्र हैं और ये जो नाड़ियां हैं 72,000, इसको ठीक रखिए। तो ना तो आपका ग्रह नक्षत्र कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना ही वास्तु कुछ बिगाड़ पाएगा, और ना ही भूत प्रेत। इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज के सेशन को मैं इस तरीके से कंक्लूड करूंगा कि एक है फिजिकल साइंसेस,
एक है साइकोलॉजिकल साइंसेस और एक है पैरासाइकोलॉजिकल, जिसमें अपन भूत प्रेत, वास्तु, भगवान, पास्ट लाइफ इसकी बात करते हैं, पुनर्जन्म, कर्मास। मैं मानता हूँ वो सब चीज़ें होती होंगी, लेकिन पहले आपको फिजिकल पे देखना है कि मेरी बीमारी का कारण क्या फिजिकल है, क्या कि मेरा लाइफस्टाइल बिगड़ा है, डाइट बिगड़ी है, दिनचर्या बिगड़ी हुई है। फिर अगला पार्ट, क्या मेरी साइकोलॉजी में डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है। ये दोनों बड़े मेजर फैक्टर हैं। इसके बाद तीसरा फैक्टर, अगर आपको ये सारी चीज़ें ठीक हों फिर आप अलग चीज़ों पर जाइए। लेकिन अगर इन्हीं में प्रॉब्लम है और आप इन चीज़ों को छोड़ के अलग साइंस की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अगर ये चीज़ें हैं भी तो भी आप अपनी सेकंड बॉडी एनर्जी बॉडी के ऊपर वर्क करके अपने आप को फिजिकली, मेंटली और एनर्जेटिकली स्ट्रांग बना सकते हैं। क्लियर? तो कल हमने जो बात किया था B3, L3, C3, M3 और फिर अगेन C3, ये मतलब कि हम इस B3 कॉन्सेप्ट को बताएंगे 5 बॉडीज क्या हैं, C3 मतलब चैनल, ची और चक्र क्या होते हैं, L3 मतलब लाइफ लीला बिफोर बर्थ और आफ्टर डेथ क्या होता है, और ये लाइफ लीला कैसे चलती है, ताकि ये जो भूत प्रेत और ये जो वास्तु और ये जो ग्रह हैं इसका भी फंडा हमें समझ में आ जाए। यही साइंसेस हैं जो हमें कंफ्यूजन में पैदा कर रही है, इसके बारे में क्लैरिटी लाना है। फिर अगला पार्ट है माइंड। माइंड को मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है और मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो इस माइंड को कैसे मैनेज करें, जिसको इंद्र भगवान भी मैनेज नहीं कर पाए, दुर्वासा ऋषि भी नहीं मैनेज कर पाए। बहुत आसान है उसे मैनेज करना, इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं, लेकिन हमने वो पढ़ा नहीं है उसकी साइंस, इसीलिए हम परेशान हैं। जब आप माइंड की साइंसेस को पढ़ लेंगे ना तो ऑलमोस्ट 80% माइंड को मैनेज करना सीख जाएंगे, और 20% तब भी अगर गुस्सा भी आएगा तो आपको ये पता होगा कि मैंने गुस्सा किया और मैं इसको ठीक कर सकता था, फिर अगली बार नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैं इसको इस तरीके से लेकर आऊंगा। 3 से 4 महीनों में हम पूरे इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों हम कवर करेंगे, और इसको कवर करने के बाद लाइफ टोटली क्लियर हो जाएगा, माइंड एकदम टोटली क्लियर हो जाएगा कि मुझे करना क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे लोगों को बताना है, कैसे लोगों की मदद करनी है, कैसे खुद की मदद करनी है। और ये सारी चीज़ें आप खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखिए, और जब आप खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो लोग आपकी बातों से कन्विंस होंगे। लास्ट के 5 मिनट हम ले लेते हैं। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं किसी भी प्रकार के कोर्स को लेकर या आज के सेशन को लेकर। ओबेसिटी एक ऐसा इशू है जिसके बारे में क्या होता है। देखिए, जब ओबेसिटी मतलब कैसे होता है, एक्स्ट्रा फैट बॉडी में जमा होना। तो जब हम खाना खाते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, तो उसका ग्लूकोज बनता है लीवर के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर। अब ग्लूकोज के बाद फैट डिपोजिशन होता है। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है बॉडी के पास, जितनी रिक्वायरमेंट थी वो उसने यूज़ कर लिया, बचा हुआ फैट में कन्वर्ट कर दिया। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब हम लगातार फियर में रहते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, तो हमारे ब्रेन से हमारे लीवर को और हमारे इंटेस्टाइन को एक मैसेज पहुंचता है कि कुछ इमरजेंसी है, डेंजर है, डेंजर है, डेंजर है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बचा हुआ है या जो ग्लूकोज नॉर्मल बॉडी के पास में है, उसको भी वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर लेता है, और प्रिजर्व करके फैट में कन्वर्ट कर देता है। उसको ये लगता है कि इस आदमी के पास कोई इमरजेंसी है और इसको बाद में फैट की ज़रूरत पड़ेगी, और ये फॉल्स परसेप्शन उसके लीवर के मेटाबॉलिज्म को पूरा चेंज कर देता है, और फैट जो जेनेसिस है, ग्लूकोजेनेसिस से जो फैट जेनेसिस है वो ज़्यादा कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये उसी प्रकार से है जैसे जब लॉकडाउन लगता है, आपके घर में 7 दिन की सब्जी रखी हो, लेकिन तो भी आप 10 दिन की और ला के रख लेंगे, क्योंकि क्या पता लॉकडाउन बढ़ ना जाए। आपका ज़्यादा सामान भर गया, फ्रिज पूरा भर गया, फ्रिज फैटी हो गया, ओबेस हो गया। इसी प्रकार से ये बॉडी है, जब इसको ये लगता है कि डेंजर डेंजर डेंजर, तो ये पूरा फैट रिजर्व कर लेता है। जितना भी ग्लूकोज आया सारे को फैट में कन्वर्ट, ग्लूकोज आया फैट में कन्वर्ट। और देखना, जब भी आप टेंशन में होते हो, या तो बहुत पतले हो जाते हो या बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हो, नॉर्मल नहीं रहते हो। पतले इसलिए हो जाते हो, कुछ लोगों को भूख ही नहीं लगती, तो उनका भूख लगने का मैकेनिज्म बंद, तो खाना ही नहीं खाएंगे तो पतले हो गए। और जो नॉर्मल खाना खाएंगे, मतलब जैसे ही डिप्रेशन आया, कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देंगे, इनसिक्योर होकर, बिंज ईटिंग। तो नॉर्मल रहिए ना, अब नॉर्मल क्यों बनना है? ना अभाव में रहो, ना
प्रभाव में रहो, रहो तो अपने स्वभाव में रहो। ना किसी को डराने की जरूरत है, ना किसी से डरने की जरूरत है। नॉर्मली बेसिकली तो यही होता है, हम तो ज़्यादा खाते नहीं हैं, फिर भी हम ऐसे होते हैं। दूसरा जो इसका बड़ा कारण है वो है प्रकृति विकृति एनालिसिस। आयुर्वेद में जो अगर कफ पर्सनैलिटी है तो कफ पर्सनैलिटी वाले लोगों का थोड़ा सा भी खाना खाएंगे तो उनका वेट गेन होगा ही होगा, और वात वाले कितना भी खाना खा लें वो मोटे नहीं होते हैं। तो हमें दोनों लेवल पे समझना है, एक माइंड के लेवल पर और एक बॉडी के प्रकृति विकृति लेवल पर, आयुर्वेद के लेवल पर। आने वाले दिनों में हम ये सारी बातों को समझेंगे ही। प्रकृति विकृति एनालिसिस कैसे होता है, नाड़ी देखकर हमें कैसे प्रकृति विकृति एनालिसिस निकालना है, कैसे हम लोगों का डाइट और लाइफस्टाइल प्लान बनाएंगे, कैसे हम उसे डिटॉक्स करवाएंगे फिजिकल लेवल पर, एनर्जी लेवल पर, मेंटल लेवल पर, और कैसे दूसरी तरफ हम उनको ये माइंड के लेवल पर डिटॉक्स करना सीखेंगे कि उसकी नाड़ियाँ कौन सी ब्लॉक हैं और कैसे उसका डायग्नोसिस बनाना सीखेंगे। ये सारी बातें आने वाले समय में हम कोर्स में करेंगे ही करेंगे। तो आज के कोर्स को हम यहीं क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आज का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा, साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी कैसे डिजीज पैदा कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट के लिए। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत सारी साइकोसोमेटिक डिजीज को समझ पाओगे। और रिट्रोग्रेड एनालिसिस मतलब पर्सन से पूछना है कि पिछले 6-8 महीनों से जब से उसको बीमारी शुरू हुई है, क्या उस समय उसका जो फैक्टर था जब अब उसको डिजीज शुरू हुई उससे 2 से 3 महीना पहले जाके देखिए, कुछ न कुछ गड़बड़ आइदर उसने माइंड में, आइदर इन्वायरमेंट में, आइदर लाइफस्टाइल में की ही की है, और वो फैक्टर को आपको रिवर्स करना है, उसकी बीमारी रिवर्स हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून विद अस। कल फिर मिलेंगे वही 3 से 5 के बीच में। रिकॉर्डिंग्स आपको आज की और कल की दोनों की शेयर कर दी जाएगी, और अगर आपके कुछ भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, और किसी प्रकार का कोई भी डाउट कोर्स को लेकर हो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। थैंक यू।